नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कहानियों के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों के संकलन में से एक बेहद ही अनोखी कहानी जिसका शीर्षक है गुल्ली डंडा। इस कहानी को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर तुरंत ही खेलने लग जाऊं। न लॉन की ज़रूरत है, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गिल्ली बना ली और दो आदमी भी आ जाएं तो खेल तो शुरू ही हो गया समझो। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसने सामान ही महंगे रख लेते हैं। इतने महंगे सामान होते हैं, जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए खिलाड़ियों में अब शुमार ही नहीं हो पाते हैं। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे इस कदर से दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से हमें अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की ही फीस तो ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता है कि भारतीय खेल ही क्यों न खिला ले जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास बेहद धन है। गरीब लड़कों के सिर पर क्यों यह व्यसन मरते हैं भला? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का नहीं रहता? तिल्ली फट जाने का नहीं रहता? टांगे टूट जाने का भय नहीं रहता भला? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त तो ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में तो गुल्ली तो सबसे मीठी स्मृति है मेरी। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काट लाना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों की जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल सा स्वभाव जिससे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल ही भेद नहीं रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की, अभिमान की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पदाने में ही मस्त हूँ। न मुझे नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो ज़रा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल ही बड़ा होगा। दुबला पतला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां और बंदरों की सी ही चपलता। वही झल्लाहट, गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह से लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपक पड़ती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे भी या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसी की जीत निश्चित हो जाती थी। हम सब उससे दूर से आते देखकर उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपना गोइयां बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना तो 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे ही अवसर पर शास्त्र विहीन न होने पर भी क्षम्य हो जाती हैं। लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड नहीं छोड़ता था।
मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर ही नहीं हुआ था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पधाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने के बेर में क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूंगा क्या? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाओ न पीने जाऊं मैं। और क्या? हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते हो तुम। क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? हाँ, तुम मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा तुम क्या कर लेते हो। अरे घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे ही लेंगे। अच्छा ठीक है, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वही लौटा दो। वह तो पेट में चला गया, लेकिन अब मैं कैसे लौटा दूं? तो निकालो अपने पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? दो मुझे अभी। अरे अमरूद तुमने ही तो दिया था, तभी तो मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने तो नहीं गया था ना। जब तक मेरा अमरूद नहीं दोगे, मैं दाव नहीं दूंगा। मैं समझता था न्याय तो मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन यह काम निस्वार्थ करता है? कौन निस्वार्थ किसी के साथ ऐसा सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही दी जाती है। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का तो कोई अधिकार ही नहीं बचता है। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह तो मेरा अमरूद है, यूं ही हजम कर पाएगा क्या यह? अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय ही था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं कुछ नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने ही नहीं देना चाहता था। वह मुझे जाने ही नहीं देता। मैंने उसे एक गाली दी, उसने उससे भी कड़ी गाली दे दी। और गाली ही नहीं, एक चाटा भी मुझे जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर एक डंडा जमा दिया। अब तो मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले और डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ तुरंत घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथ से पीट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ था, लेकिन घर में किसी से कोई शिकायत ही नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी को वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में मैं ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घिराव सा उनका हो गया था। उन्हें बहुत लगाव हो गया था। लेकिन मैं तो हमारी खुशी के फूला नहीं समाता था। लड़कों में जी टूट रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटेगा तो उसे जेल हो जाएगी। मेरे मित्रों की आंखें तो फैल गईं। उनकी फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो वे कह रहे थे, तू भगवान है भाई, जा, हमें तो इसी उज्जड ग्राम में ही जीना पड़ेगा और जीना भी यही है हमें और मरना भी यही है। इसी तरह से 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास कर ली और उसी जिले का दौरा करते हुए उसी कस्बे में पहुंच गया और डाक बंगले में ठहर गया। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी थी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल पड़ा। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति ही बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ भी परिचित सा नहीं लग रहा था। जहां खंडहर था
वहां तो अब पक्के मकान खड़े थे। जहां बरगद का एक पुराना सा पेड़ था, वहां पर अब एक सुंदर सा बगीचा बन गया था। स्थान की तो काया पलट ही हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं तो उसे पहचान भी नहीं सकता था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर सी हो रही थी। मगर वह दुनिया तो पूरी की तरह बदल ही गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई क्या? मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह में दो तीन लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देख लिया। एक क्षण के लिए मैं अपने आप को ही बिल्कुल सा भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ में, रौब और अधिकार के आवरण में हूँ। जाकर एक लड़की से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का भी आदमी रहता है क्या? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर बेहद ही सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो? शायद वही हो। हाँ है तो क्या जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक ही क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लेकर आते हुए दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना तो चाहता था कि उसके गले से लिपट जाऊं, पर फिर कुछ सोचकर ही रह गया और बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो क्या? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा कैसे नहीं। आप मजे में तो है ना? बहुत ही मजे में हूँ। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हो गया हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? तुम्हें कुछ खबर है क्या? मतई तो साहब मर गया। दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो क्या? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा? सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती है, उसने कहा था। आओ आज हम और तुम खेलते हैं। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह तुम आज लेकर ही ले लो। गया बड़ी ही मुश्किल से राजी हुआ। वहां ठहरा टके का मजदूर था। मैं एक बहुत ही बड़ा अफसर। मेरा और उसका क्या जोड़ था। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझ में कभी कुछ कम झेप भी नहीं थी। मैं भी तो झेप ही रहा था। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा? पर खेले बगैर भी तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर जाकर खेलेंगे और बचपन की इस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी भी ले ली थी। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह ही नहीं था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था ना, वही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती है क्या गया? सच सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हूँ हुजूर। किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो मेरी क्या ही गिनती है। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर मुझे जमाया था ना, याद है तुम्हें? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार।
उसकी याद ना दिलाइए। अरे वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में मैं पाता हूँ और न ही किसी तरह के धन में। इतनी ही देर में हम बस्ती से कोई 3 मील दूर निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा था। पश्चिम और कोसों तक भीम ताल फैला हुआ था, जहां आकर हम किसी समय कमल के पुष्प तोड़ लेकर जाते थे और उसके झूमर बनाकर और झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली और डंडा बना लिया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे ही जाकर गिरी। यह तो वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। उसके हाथों में वह खींची चली आती थी जैसे चुंबक हो। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी। जैसे गुल्लियों का तो उस पर वसीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली हो या सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में कोई बड़ा सा चुंबक हो और वह गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज आज तो गुल्ली उससे प्रेम ही नहीं कर रही है। फिर तो मैंने पधाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हो जाने पर डंडा खेला जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद ही उठा लेता और दोबारा टांड लगा देता। गया यह सारी बेकायदगियां देख रहा था, पर बेचारा कुछ बोलता ही नहीं था। जैसे कि उसे यह सब कायदे कानून अब भूल गए हो, कुछ याद ही ना हो। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से ही टकरा जाना। लेकिन आज आज तो वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं थी। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे और कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ ही लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी है, बिल्कुल पास से गई है। लेकिन लगी नहीं। गया ने भी किसी भी प्रकार का असंतोष प्रकट ही नहीं किया। ठीक है, नहीं लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी कैसे करोगे? और बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीत बचता। यही गया गर्दन पर ही चढ़ बैठता। लेकिन आज आज मैं उसे कितनी ही आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया है। सहसा गुल्ली फिर से डंडे में लग गई और अब की तो इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक से ही छूटी हो। अब इस प्रमाण के सामने किसी भी तरह की धांधली करने का साहस मुझ में नहीं हुआ। इस वक्त तो मुझसे हो भी नहीं सकता था। लेकिन क्यों ना एक बार सब कुछ झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना भी तो पड़ेगा ना। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा। फिर कौन दाव देने आता है भला? गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, क्या तुमने लगते देखा है? मैंने तो नहीं देखा। अरे टन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से टकरा गई हो तब? मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका तो मुझे खुद ही आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था। लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज तो नहीं होती। और मैंने फिर से पदाना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद भी गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी थी।
इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रख लो। मैंने सोचा, कल बहुत सा समय होगा, यह ना जाने कितनी देर बाद आएगा, इसीलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना ही अच्छा होगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी ही नहीं। अरे कोई परवाह नहीं है। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल भी अभ्यास नहीं था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह अपना दांव ही खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है। मैंने कहा, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है, कभी खेलते नहीं हो। उसने कहा, खेलने का समय ही कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर आ गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी भी खेलेंगे, तुम भी आओगे क्या? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी मैं खिलाड़ियों को बुला लूं। मैंने शाम के समय दिया और दूसरे दिन मैं मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान ही नहीं सका। खेल शुरू हो गया। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर तो मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज नहीं थी। लड़कपन में जो बात थी, आज तो उसने प्रौढ़ता भी प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता, तब तो मैं जरूर रोने ही लग जाता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था, गुल्ली जमीन से लगकर ही उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर वह डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर ही आज मारपीट हो गई होती। मैं खेल में तो नहीं था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था, जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि गल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना ही किया था। उसने मुझे दया का पात्र समझा था। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध नहीं आया था। इसीलिए क्योंकि वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था। यह पद पाकर तो अब मैं केवल उसके दया के ही योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। इस तरह से यह दोस्ती की कहानी, बचपन को याद करने की कहानी, अपने पुराने कस्बे में अपने बचपन की स्मृतियों में घूमने की कहानी यही समाप्त होती है। मेरी इस कहानी गुल्ली डंडा को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।